ऐसा लगने लगा था कि अदानी ग्रुप की दिक्कतें फाइनली खत्म हो रही है और स्टॉक स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बाउंस बैक भी कर रहा है। पर अचानक से आज के दिन ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक 10% से लेके कुछ स्टॉक्स तो इवन 30% तक डाउन हो गए थे। समझने की कोशिश करते हैं। क्रेडिट स्विस ने बेसिकली कहा कि अदानी ग्रुप के डेट को वो अब एक्सेप्ट नहीं करेगा। उनके अकॉर्डिंग अदानी ग्रुप का डेट जीरो है। आज के दिन अदानी ग्रुप 2.6 लाख करोड़ के ऊपर के डेट पे बैठा है। मतलब अदानी ग्रुप का मेजर पार्ट डेट होने वाला है। सारा का सारा काम डेट के ऊपर ही चल रहा है। और उसी के अगेंस्ट में अगर क्रेडिट स्विस कहता है कि हम अदानी ग्रुप के डेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हमारे लिए वो जीरो है, इसका मतलब ये हो गया है कि क्रेडिट स्विस ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अदानी ग्रुप अपने डेट को रीपे बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और अगर आपको जितना भी पैसा मिलता हो लेके निकल लो अदानी ग्रुप से। मतलब यह हुआ है कि बहुत सारी बैंक्स यहां पे प्रेशर में आ सकती है कि जो भी तुमने अपना एक्सपोजर रखा है अदानी ग्रुप में उसे कम करो। इस कंप्लीट सिनेरियो के चलते में आज के दिन हमने देखा कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स काफी डाउन हो चुके थे। अभी हम सीधा स्क्रीन पे भी जाएंगे और कंप्लीट एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे, पर सबसे पहले सारी पिक्चर को क्लियरली समझने की कोशिश करिए। और वैसे भी ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के दिन हुआ यह कि जिस समय बजट चल रहा था ना, बजट के रिलेटेड सारे के सारे पॉइंटर्स में ट्विटर पे ट्वीट करते जा रहा था, एक कंप्लीट थ्रेड बना के। तो कुछ लोगों के कमेंट आए कि अनंत आप तो बजट के फेवर में हो। अरे भैया, मैं बजट में या अदानी के फेवर में हूं अगेंस्ट में, ये मुद्दा ही नहीं है। मैं यहां पे वो प्रेजेंट ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो जो एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट फैक्ट्स है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। बाकी आप सबकी एजुकेशन आई थिंक काफी अच्छी है कि आप खुद अपना डिसीजन बना सके, पर फैक्ट्स को प्रॉपर्ली आपके सामने प्रेजेंट करना ये मेरा काम है। तो अगर मैं ट्वीट कर रहा था बार बार कि बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ये आपकी एजुकेशन के लिए था कि आपको पता तो चले कि भाई बजट में हो क्या रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसी तरीके से अदानी ग्रुप में अभी तक क्या हुआ है, अदानी ग्रुप का डेट बहुत ज्यादा था, जिसको एडिनबर्ग नाम की रिपोर्ट ने पकड़ लिया और सारी की सारी कमियों को दिखाते हुए पहले तो खुद स्टॉक को शॉर्ट किया और बाद में रिपोर्ट निकाल दी क्यों अदानी ग्रुप का स्टॉक 80% तक टूट जाना चाहिए। उसके बाद अदानी ग्रुप का स्टॉक टूटना स्टार्ट होता है। अदानी ग्रुप की तरफ से कंप्लीट क्लैरिफिकेशन आता है एक एक पॉइंट्स को लेके, और ऑलमोस्ट हर एक क्लैरिफिकेशन पॉइंट के अगेंस्ट में वो रिपोर्ट वाले वापस से कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट ला देते हैं। और अब फाइनली अदानी वैसे भी एक बार इस रिपोर्ट से लड़ रहा होता है, अचानक से आके क्रेडिट स्विस बोल देता है कि हम अदानी ग्रुप के डेट को यहां पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी समझिएगा, बैंक के लिए जिन्होंने भी यहां पे एक्सपोजर रखा है, मान लिया कि बैंक का एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल एक्सपोजर, पर जितना भी एक्सपोजर है उसमें दो दिक्कतें आ रही है। सबसे पहले, अगर क्रेडिट स्विस जैसी एक बड़ी अथॉरिटी बोल रही है कि अदानी के डेट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इनकी पेपर की क्वालिटी डिग्रेड होती जाएगी। सेकेंड, ऑलरेडी जितना भी पैसा डेट में दिया है बैंक ने, उनके लिए दिक्कत वैसे भी थी जैसे स्टॉक प्राइस टूट रहे थे, बिकॉज उन्होंने तो स्टॉक को रखा लेवरेज में, यानी कि स्टॉक को रखा सिक्योरिटी में और स्टॉक के अगेंस्ट में दे दिया लोन। अब अगर स्टॉक प्राइस रह गया आधा, तो जो उनका लोन का एक्सपोजर था, सपोज करते 100 रुपए का स्टॉक था, 100 रुपए के स्टॉक के अगेंस्ट में उन्होंने 50 रुपए का डेट दे दिया। अब जो 100 रुपए का स्टॉक था, अगर उसकी वैल्यू ही 50 रुपए रह गई, तब तो इनका 100% एक्सपोजर हो गया है और ये खुद अपनी रिस्क पे आ चुके हैं। ये एक मेन दिक्कत हो गई है बैंक में, जिसकी वजह से जैसे ही अदानी ग्रुप का न्यूज आती है, बैंकिंग स्टॉक्स भी टूटने स्टार्ट होते हैं। चलिए चलते हैं टेक्निकल्स पे, अदानी ग्रुप के इंपॉर्टेंट स्टॉक, एटलीस्ट दो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने अदानी एंटरप्राइज का वीकली चार्ट प्रेजेंट कर दिया, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म चीज है तो वीकली बेसिस पे देखना पड़ेगा। 4000 के आसपास वैसे भी प्रॉफिट बुकिंग जोन था, हमने बार बार डिस्कस किया था, वहीं से क्रैक आया है। अगर हम इसके फाइनल सपोर्ट की बात करते हैं तो 200 वीक का एवरेज आता है रफली 1650 से लेके 1600 के आसपास का। और वैसे भी अगर आप ये लाइन को देखेंगे ना, पुराना एक कंजेशन जोन था इसका 1700 के लेवल के आसपास, और इसी कंजेशन जोन को निकाल के ये स्टॉक निकला था 2022 में, और उसके बाद ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। अभी भी इसके लिए फाइनल इंपॉर्टेंट डू एंड डाई का सपोर्ट रहेगा 1750 से लेके आप कह सकते हैं 1700 की रेंज, इसके लिए फाइनल डू एंड डाई सपोर्ट रहेगा, जिसके नीचे ये वीक हो चुका होगा। क्या अभी हमें अदानी जैसे स्टॉक को कहीं पे भी किसी भी तरीके से एवरेज डाउन करते हुए या फिर सपोर्ट पे बाय करने का सोचना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट जब तक ये जो इसका एक रीसेंट कंजेशन जोन है जो 2400 का हो जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है, वेट एंड वॉच करना कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रैटेजी हो जाती है। जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी अपनी खुद के एजुकेशन के हिसाब से या फिर अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके बना सकते हैं। मैंने आपके सामने कंप्लीट चार्ट प्रेजेंट कर दिया है। इसी के साथ साथ मैं आपके सामने चार्ट प्रेजेंट करता हूं अदानी पोर्ट का, क्योंकि फंडामेंटल वाइज ये स्टॉक सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, रिजल्ट्स की बात करें, तो ये सबसे स्ट्रांग आता है। इसके
इसके लिए फाइनल सपोर्ट जोन इसका आता है 450 से 455 का, जहां से इसने आज के दिन बाउंस बैक करने की कोशिश करी है। अगर ये इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता तब तो यहां पे और भी ज्यादा डेंट आने की उम्मीद हो जाती है। पर वैसे आप देखिए कुछ ही दिनों में, इसीलिए होता है स्टॉप लॉस जरूरी। अगर यहां पे सपोज करते हैं किसी ने पोजीशन बना भी रखी हो और अगर स्टॉप लॉस ले लिया होता पहले 8% पे, मैं आपको कहता हूं ना, स्टॉप लॉस हर दिन आपके काम नहीं आएगा, पर जिस दिन आपका पूरा कैपिटल उड़ने वाली बात होगी उस दिन आपको बचा लेगा आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि वो आपका इंश्योरेंस है। यहां पे स्टॉक आधा रह गया है, 4 से 5 हफ्तों में आप यहां पे चेकआउट करिए हुआ क्या है। तो अभी अपने फाइनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है जहां पे नजर रहेगी, एक बार वॉच आउट करना पड़ेगा क्या यहां से बाउंस बैक आता है। अगर आना है तो इसी लेवल से आना इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब चलते हैं आज के पहले पार्ट पर। सबसे पहले बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आज के दिन अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में सबसे मेन था बजट, और बजट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 पॉइंट्स में आपको कंप्लीट बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि कैपेक्स में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 10 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर करने का। अगर हम 2019 की बात करें तो उस समय था 3 लाख करोड़ का आसपास का ये फिगर। मतलब सबसे मेन फोकस गवर्नमेंट का है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, और जिस भी इकोनॉमी में कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है लॉन्ग टर्म में वो इकोनॉमी काफी ज्यादा सस्टेन करती है। मैंने आपको हमेशा कहा था और हर एक अपने इंटरव्यू में कहा था, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर 9 लाख करोड़ के ऊपर का आता है इस बजट में तो मेरे लिए ये बजट इंडिया के लिए ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अच्छा हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करें तो जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंफ्रा का बजट, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका बजट अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा था। सेकंड, अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो 5.9% का एक्सपेक्टेड फिगर लेके आया है, जो 6% से कम है। मतलब गवर्नमेंट ने अपना खर्चा भी किया है अच्छी अच्छी जगहों पे, उसी के अगेंस्ट में अपना फिजिकल डेफिसिट को भी किसी भी तरीके से बढ़ने नहीं दिया ज्यादा और कंट्रोल में रखा है। ये पॉइंट पॉजिटिव होता है। थर्ड पॉइंट में अगर हमने पहले पॉजिटिव की बात कर ली पहले 2 पॉइंट में, तो नेगेटिव पॉइंट्स को भी समझना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में मैं आपको सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट एक एक करके गिना देता हूं। सबसे पहले रेलवे का बजट आया है 2.4 लाख करोड़ का, जो पिछली बार के बजट से बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं है, तो रेलवे वाला सेगमेंट इंपैक्टेड रहेगा। डिफेंस में हमेशा देखा गया है कि इलेक्शन से जस्ट पहले जो बजट होता है उसमें कभी भी डिफेंस को एलोकेशन नहीं मिलता या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, वही फॉलो हुआ है इस बार के बजट में, तो ये नेगेटिव हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसके लिए बजट नेगेटिव होगा वो है इंश्योरेंस। अगर आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम 5 लाख के ऊपर का रिसीव हो चुका है तो आपको देना पड़ेगा मैच्योरिटी पे पूरा का पूरा टैक्स। तो इंश्योरेंस एज अ सेगमेंट के लिए ये कंप्लीट बजट नेगेटिव हो गया है। तो ये 3 मेजर सेगमेंट है जहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि अगर हम इंडिया से कोई भी पैसा बाहर भेज रहे हैं तो उसमें टीसीएस 20% के आसपास का अट्रैक्ट हो सकता है। ऑफ लेटली हो क्या रहा था, पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें $300 बिलियन से ऊपर का पैसा इंडिया से बाहर गया था, इंडिया से बाहर भेजा गया था, लोग शिफ्ट हो गए थे, उन्होंने अपना रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज कर लिया था और उसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आ रही थी। तो यहां पे एडिशनल बर्डन उनके ऊपर डालते हुए टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 20% का इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है। तो ये मैं कह सकता हूं कि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है और यहां पे प्रमोट किया गया है कि भैया तुम इंडिया में रहो। फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, अगर आप न्यू टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आते हैं तो आपको पहले 7 लाख रुपए पे कोई भी टैक्सेशन नहीं लगेगा। ये हमें दिख तो रहा है बहुत अच्छा पॉइंट है, पर एक्चुअली बहुत ही कम लोग होते हैं, रादर अगर हम टोटल टैक्स फाइलर्स की बात करें उसमें से लेस देन 10% होते हैं जो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग अपना टैक्स फाइल करते हैं। तो ज्यादा लोगों तक ये बेनिफिट नहीं पहुंचने वाला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो आम आदमी के लिए मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं था। छोटे मोटे पर्क्स थे इधर उधर, जैसे कि अगर हम सीनियर सिटीजन है तो जो हम इन्वेस्ट कर सकते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख हो गए, अच्छा पॉइंट है। विमेन के लिए 2 लाख रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट की स्कीम निकाली है, अच्छा पॉइंट है। छोटे छोटे अच्छे पॉइंट है, पर जो हम मेजर चेंज चाह रहे थे टैक्स स्लैब में, स्पेशली ओल्ड में भी वो चेंज आना चाहिए था, उधर हमें चेंज देखने को नहीं मिला। ओवरऑल अगर हम इंडिया के ग्रोथ की बात करें तो मैं सिंपली बोल सकता हूं ये नो नॉनसेंस बजट था। सीधे सीधे इंडिया की ग्रोथ को फोकस करते हुए सारे पॉइंट्स अच्छे थे। ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव में बजट अच्छा था। आम आदमी के लिए छोटे मोटे पर्क्स दिए हैं जिससे उसको इमीडिएटली खुशी हो सकती है, पर जब वो जाके इन पर्क्स को डिटेल में चेक करेगा उसे लगेगा
इतना कुछ खास भी मुझे तो मिला नहीं। आई होप मैंने अपना व्यू आपके सामने रख दिया है। आपका क्या व्यू है कमेंट कर दीजिएगा। अब हम सीधा चलेंगे स्क्रीन के ऊपर और निफ्टी को और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम एफआईज और डीआईएस का मोमेंटम चेकआउट करें तो डीआईएस ने 31 ऑफ जैन को 4,500 करोड़ की परचेस करी थी और एफआईज ने 5,500 करोड़ की सेल करी थी। सेल का फिगर ज्यादा था। साथ ही अगर हम जनरल मार्केट ट्रेंड की बात करें तो जनरल मार्केट ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड के अकॉर्डिंग काम करना जरूरी होगा। पुट कॉल रेशियो 0.70 के पास है, जो एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन की तरफ जाता जा रहा है। 300-400 पॉइंट का मुझे नहीं पता, पर वहां पे जाके काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ये हो सकता है। अब हम सीधे चलते हैं निफ्टी के डिस्कशन के ऊपर। देखिए, इससे पहले मैं निफ्टी का डिस्कशन स्टार्ट करूं ना, कल के वीडियो में मैंने आपसे सिर्फ दो बात करी थी। पहली बात क्या करी थी, ये 15 मिनट का चार्ट है, सिंपल सी बात करी थी कि पहले हाफ में मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, सेकेंड हाफ में उसके एंटी डायरेक्शन में बहुत फोर्स के साथ जाने की उम्मीद होती है। तो ये मूवमेंट को अगर आप कैप्चर करेंगे तो आपको मोटा प्रॉफिट हो सकता है। क्या हुआ? एग्जैक्टली मार्केट पॉजिटिव जा रहा था और सेकेंड हाफ में एक बहुत प्यारा सा आपको नेगेटिव मूव दिया। और साथ ही साथ मैंने सेकेंड पार्ट आपसे ये कही थी, देखिए फर्स्ट पार्ट तो था कि सेकेंड हाफ में मोमेंटम रिवर्स हो जाएगा और बहुत स्ट्रांग और बहुत तेजी से रिवर्स मूव होगा। ये हमें पास्ट बताता है, मैंने पास्ट के डेटा के बेसिस पे आपको एनालाइज करके बताया था। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बोला था, हो सकता है बजट के ऊपर सबका फोकस रहे, पर मुझे पूरा विश्वास है अदानी अपना फोकस अपनी तरफ ले जाएगा कल के दिन भी, और वही देखा हमने अदानी के स्टॉक्स में। तो जो हमने कल दो पॉइंट्स डिस्कस करे थे इंपॉर्टेंट, दोनों ही सही हुए। तो आई होप आपको आज के दिन बड़ा मजा आया होगा। चलिए अब कल के लिए चेकआउट करते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। कल के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है मार्केट का बाउंस बैक करना। अगर मार्केट को बाउंस बैक करना है तो कल के दिन इस रेंज के आसपास, जो आप कह सकते हो 17,750 के ऊपर जाते ही यहां पे एक पॉजिटिव ट्रेड ट्रिगर होगी। इसका स्टॉप लॉस रफली हमारा 50 पॉइंट के आसपास का हो जाएगा। आप कह सकते हैं 17,700 का इमीडिएट स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड 17,950 के आसपास का इमीडिएट नेचुरल टारगेट हमें यहां पे मिल सकता है। बेस्ट सिनेरियो होता है कि मार्केट यहीं पे ओपन हो, थोड़ा सा यहां पे जिगजैग करे और फिर निकाले, तो ये एक बहुत परफेक्ट ट्रेड हो जाती है। ये हो जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड इंट्राडे के लिए कल के लिए। अगर शॉर्ट की ट्रेड की बात करें तो शॉर्ट की ट्रेड अब ट्रिगर होगी जब भी मार्केट 17,500 को अंडरकट करके नीचे जाएगा, जिसके लिए अभी रेंज बाकी है। तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा अगर हमें शॉर्ट की ट्रेड ट्रिगर करनी है तो। और शॉर्ट की ट्रेड अगर ट्रिगर होनी हुई तो सिंपल सा सिनेरियो ये होता है कि कल सेकेंड हाफ में स्पेशली 12 साढ़े 12 बजे बाद अगर नेगेटिव साइड में मोमेंटम ज्यादा जाता है, 17,600 का लेवल अगर डिसाइसिवली टूटता है कल के दिन, तो यहां पे हमारे लिए एक ट्रेड ट्रिगर हो सकती है। बल्कि सेफ्टी के लिए आप 17,550 का लेवल रख लीजिए। ये हो गया इंपॉर्टेंट लेवल। बैंक निफ्टी में भी बहुत ही शार्प मूव आया। अब ऊपर की साइड का मूव हमें तभी मिलेगा जब मार्केट में हमें 40,800 के ऊपर सस्टेन हो, तो एक बहुत प्यारी पॉजिटिव ट्रेड मिल सकती है। तो कल सबसे मेन फोकस रहेगा इसी पॉजिटिव ट्रेड के ऊपर। नेगेटिव ट्रेड अगेन मिलने के लिए थोड़ा सा लेवल दूर है, इसलिए हमें कंफर्मेशन के साथ काम करना पड़ेगा अगर हम नेगेटिव काम करना चाह रहे हैं तो। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टॉक आ रहा है हमारे पास सामने, बीएलएस इंटरनेशनल। इंपॉर्टेंट लेवल पे है, इमीडिएटली फोकस में होता है। 182 के लेवल को क्रॉस करते ही हमें इमीडिएटली यहां पे मोमेंटम मिल सकता है। यही इसका रेजिस्टेंस लेवल भी है। इसके ऊपर जाते ही इंट्राडे के लिए भी ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक है एल&टी। देखिए एल&टी का फाइनल इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था 2090 का, वहीं से बाउंस बैक आया है। और 2215 का लेवल हमेशा प्रॉफिट बुकिंग का है, एग्जैक्टली वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये मैंने आज आपके सामने नहीं बनाया, बल्कि मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं। अगर आप मेंबर थे ना, इस वीक का वीकली वीडियो देख लीजिएगा। हमने दो बात करी थी और दो चीजों को फॉलो करने की बात करी थी। पहली में भी आपको मोटा प्रॉफिट हुआ, दूसरी में भी आप सस्टेन हो गए और आपका काम चल गया। तो जो कहते हैं नहीं कि भैया वीकली वीडियो में क्या होता है, अगर आप चाहे तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के पास में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वीकली बेसिस पे मिलने वाली है। ऐसा डिफिकल्ट वीक था ये वाला, जहां पे मैंने आपको दो क्लियर कट ओपिनियन दी थी, जो मेरी ओपिनियन बन रही थी विदाउट एनी इफ एंड बट, की ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, कुछ नहीं, सिंपल सी दो ओपिनियन देखी थी और दोनों की दोनों ओपिनियन में आपको मजा आया होगा, आई एम वेरी श्योर। तो अगर आप मेंबर हैं और बाय चांस ये वीडियो मिस हो गया ना, अभी भी देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा एजुकेशन मिलने वाली है। अभी भी बात करें तो एल&टी बजट में भी ये फोकस में रहा है। बजट में सारी की सारी बातें इसके फेवर की बोली गई है, तो बजट में भी ये फोकस में रहेगा। और कभी भी ये 2000 के आसपास मिले तो एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो जाता है। इमीडिएटली अगर बात करें तो 2150 को क्रॉस करते ही इसमें एक इमीडिएट एक ट्रेड भी इनिशिएट होती है। लास्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है इंडियन होटल्स। इसके लिए हमारी ट्रेड थी 295 के ऊपर और प्रॉफिट बुकिंग का फर्स्ट लेवल था 320 का।
पूरा का पूरा आपको मजा दिया, अपने ऊपर के लेवल पे जा चुका है। 330 के ऊपर नई ट्रेड इनिशिएट होगी। 2.5 दिन का फंडा कभी भी अप्लाई होता है तो एक परफेक्ट कैंडिडेट ये बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा था पर आई एम वेरी श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।